सिर्फ एक बीमारी ना होने की स्टेटस नहीं है, बल्कि इट इज़ अबाउट द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशन दैट कैन चेंज आवर लाइफ फॉर एवर। कहने का मतलब ये है कि हमें बीमारी को अच्छी तरीके से समझना है और उस समझ की वजह से हम उस बीमारी की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन जो हमें हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं उसको हम रोक सकते हैं। व्यूअर्स, आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो वीडियो उन पेशेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको पहले टीबी हो चुका है, लेकिन पोस्ट टीबी की वजह से एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन जो अगर हम उस बीमारी को कंप्लीट तरीके से समझ पाएँ तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और उसका सही टाइम पे हम सही इलाज लेके और इसको हम बिल्कुल जो है फेफड़ा बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। और इस बीमारी का नाम है पोस्ट ट्यूबरकुलर ब्रोंकियल स्टेनोसिस। ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसको अगर हमने समय रहते इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो इसके जो भी डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन है उनको हम बचा जा सकते हैं या रोका जा सकता है। अब ये कंडीशन होती क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जो 100% रिवर्सिबल है अगर हमें टाइम पे पता चल जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सांस की नली टीबी के इलाज के बाद सिकुड़ गई या ये छोटी हो गई, और होने की वजह से, क्योंकि टीबी के प्रोसेस में टीबी तो ठीक हो गया लेकिन जो हीलिंग का प्रोसेस था उसके चलते हमारा एयरवे छोटा हो गया, नेरो हो गया, और नेरो होने के बाद इसमें हमें प्रॉब्लम आनी चालू हुई। अब ये जानना जरूरी है कि सबको यही लगता है कि ये प्रॉब्लम तब चालू होती है जब आप अपने टीबी का ट्रीटमेंट 6 महीने पूरा रिलीजियसली दवाई लेके और आपको लगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट आपको ये प्रॉब्लम आनी चालू होती है और सबको यही लगता है कि टीबी वापस आ गया है, और उसके चलते लोग एक पोटेंशियल या क्रूशियल टाइम जो है वो हम इसके अंदर खो देते हैं कि हमें लगता है कि हमने पुराना टीबी का ट्रीटमेंट जो है वो चालू नए तरीके से चालू कर दिया, पुरानी टीबी आ गई है और 6 महीने हमने उस टीबी का दवाई खाला और उसके बाद हमको पता चला कि ये तो एक्चुअली पोस्ट ट्यूबरकुलर सिकुलाई थी जिसकी वजह से ब्रोंकस बंद हो गया था और हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम यूजुअली तब आती है जब टीबी का ट्रीटमेंट हम रिलीजियसली 6 महीने टाइम से ख़त्म कर चुके होते हैं, और जब ये टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद जब दोबारा से सिम्टम्स आने लगते हैं तो सबको लगता है कि ये टीबी वापस आ गया है। अब दोबारा से इसका टीबी का जो ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, और बाय द टाइम जब हम 6 महीने बाद इस चीज़ को ख़त्म करके और आते हैं तब तक सिचुएशन ये हो चुकी होती है कि वो पूरा फेफड़ा ख़त्म हो चुका होता है। क्योंकि इस टाइम लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर जो हम ट्रीटमेंट जिस सिकुलाई की बात कर रहे हैं उसके अंदर कि अगर फेफड़ा खत्म नहीं होता है या डिस्ट्रॉय नहीं होता और सिर्फ ब्रोंकस बंद हुआ है तो इस कंडीशन को हम खोल करके 100% रिवर्स कर सकते हैं, जिसमें ब्रोंकोस्कोपी या सीटी से आप कंप्लीटली रिवर्सिबल सिचुएशन में वापस जा सकते हैं। अब ये इसलिए प्रॉब्लम ठीक है क्योंकि ये एक सबसे बड़ा जो रीज़न है इस सारी प्रॉब्लम के अंदर कि ये डिजीज़ जो है वो साइलेंट किलर है, मतलब कि ये बहुत धीरे धीरे स्लो डेवलप होता है और धीरे धीरे इनिशियली इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो टीबी की तरह आते हैं या इसके अंदर सिम्टम्स आते ही नहीं हैं। तो इसलिए जब इनिशियल शुरुआत ट्रीटमेंट के एंड में आता है ये प्रॉब्लम तो लोगों को लगता है कि टीबी वापस आ गया है तो आपने टीबी का ट्रीटमेंट चालू कर लिया, या कुछ लोगों ने इसको इग्नोर कर लिया। तो इस वजह से ये क्रूशियल जो हमारा टाइम लाइन होती है वो टाइम लाइन एक 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने 12 महीने डिले हो जाती है, और जिसके चलते ब्रोंकस बंद हुआ, स्टेनोसिस बंद हुआ और उस बंद होने की वजह से हमारा फेफड़ा खत्म हो गया। तो ये जो स्लो डिजीज है इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको बहुत जल्दी पकड़ पाएं। अब अगर हम बात करें कि किन किन लोगों को होने की पॉसिबिलिटी होती है तो रफली ये 5 से 15% लोगों के अंदर जिनको टीबी हुआ है उनके बाद ब्रोंकस ब्लॉक होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये एक पोस्ट टीबी सिकुलाई के रूप में होती है जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हमें इस तरीके से आइडिया लगता है कि जब हमें लगता है कि सिचुएशन खत्म हो चुकी है, हम बाहर आ चुके हैं और उसी टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम देखें कि ओवरऑल टोटल इंडिया के अंदर टीबी का बर्डन जो है वो 2.6 मिलियन लोगों को पर ईयर टीबी होता है, और अब माने कि अगर 1% पॉपुलेशन को भी होता है तो आप गेस कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये अगर 1% पॉपुलेशन के अंदर भी हम इसको बचा पाएंगे तो ये बहुत बड़ा हेल्थ केयर पे बर्डन जो होगा जिसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें जानना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम जान जाते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि ये क्यों हुआ है।
अब ये इसका कारण क्या है, किस कारण से ये होता है? जब शुरुआत में टीबी होती है तो इनिशियली टीबी का इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी और टीबी के कीटाणुओं के बीच में इम्यूनिटी एक्सचेंज होगा और उसकी वजह से एक इन्फ्लामेशन बनता है। वो इन्फ्लामेशन नॉर्मली रेस्पॉन्स हमारा शरीर इसको देता है, वो रेस्पॉन्स हर टीबी के मरीज के अंदर होता होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये रेस्पॉन्स एक्यूट से क्रॉनिक रेस्पॉन्स में कन्वर्ट होता है, क्रॉनिक का मतलब है कि ये टीबी का बीमारी 6 महीने चल रहा है, तो अगर ये क्रॉनिक रेस्पॉन्स में बदलता है तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर टीबी का जो इन्फ्लामेशन होता है उससे टीबी ग्रेनुलोमास बन जाते हैं। अब ये ग्रेनुलोमास क्या होते हैं? ये एक सॉलिड हार्ड स्ट्रक्चर टाइप का बन जाता है और इन ग्रेनुलोमास से अमूमन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये टाइम के बाद या तो हार्ड होकर खत्म हो जाते हैं या फिर रह जाते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं करते। लेकिन यही ग्रेनुलोमास जब हमारे लिए टिश्यू फाइब्रोसिस क्रिएट करते हैं या फिर टिश्यू स्कारिंग करते हैं, स्कारिंग मतलब कि वो अंदर की नली जो है हार्ड हो चुकी है, उसके अंदर स्क्रैच पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो टोटल एयरवे का जो हमारा एरिया है वो छोटा हो गया है या संकीर्ण हो गया है या नैरो हो गया है, जिसकी वजह से ये एक्चुअल में हमारे लिए प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। अब अगर हम इसकी वजह से हमें लक्षण क्या आएंगे? जो शुरुआत के लक्षण होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं और क्योंकि टीबी के एंड में ये सारी प्रॉब्लम आ रही है तो सबको लगता है कि ये टीबी वापस आ गया है, जबकि ये टीबी वापस नहीं आया है, पोस्ट ट्यूबरकुलर सिक्वेलाई वापस आई है। तो इनिशियल में खांसी आती है या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है या ब्लीडिंग होती है या फिर किसी को सांस फूल रही होती है, किसी का वेट लॉस हो रहा होता है, किसी को सांस रात में सोने के अंदर दिक्कत हो रही होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है इनिशियली होते हैं और ये सबको अमूमन टीबी में भी यही होती है, हर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यही प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको शुरुआत के अंदर ही ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये टीबी है या पोस्ट ट्यूबरकुलर सिक्वेलाई है, और मैक्सिमम लोग जो है वो वापस से टीबी की दवाई खाना चालू कर देते हैं और जिसके चलते हमारा एक क्रूशियल या पोटेंशियल टाइम का लॉस हो जाता है और बाय द टाइम जब हम जान पाते हैं तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सबसे पहला इसके इलाज के अंदर जो चीज है वो है इन्वेस्टिगेशन। पहली इन्वेस्टिगेशन ये करनी है कि क्या ये एक्टिव टीबी है या फिर ये टीबी सिक्वेलाई है। उसके लिए हमें जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसे स्पूटम की जांच करनी है, एक्सरे करना है, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो सिटी स्कैन है। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टिगेशन है वो है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन से हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्ट हमारी लंग की कंडीशन क्या है, एग्जैक्ट इस सिक्वेलाई का जो प्रॉब्लम है लोकेशन है वो क्या है, कितना एक्सटेंट है, मतलब कि कितने सेंटीमीटर के अंदर ये ब्लॉकेज है और कितने डिग्री का ब्लॉकेज है, और क्या ये 3D रिकंस्ट्रक्शन करके हम इसको बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं। तो अमूमन आपका जो ट्रीटमेंट का मेजर पार्ट जो है वो सिटी स्कैन हमें डिसाइड कर सकती है कि हमारा अगला ट्रीटमेंट मोडलिटी क्या होगा। इसके अलावा जो अक्सर हम मान के चलते हैं कि ये जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो लेफ्ट मेन ब्रोंकस के अंदर आती है, लेफ्ट साइड के अंदर ज्यादा होती है, राइट साइड के अंदर कम होती है ये प्रॉब्लम। तो इसका अगला जो स्टेप होता है वो हम करते हैं ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी हमारी डायग्नोस्टिक भी हो सकती है या थेरेपेटिक भी हो सकती है। डायग्नोस्टिक इसलिए हेल्प करती है कि ये प्रॉब्लम के अंदर हम देखते हैं कि म्यूकोसा कैसी है, कितने डिग्री का ब्लॉक है, बाकी का ट्रेकिया और ब्रोंकस जो है हेल्दी है या नहीं है, इनका लोकेशन क्या है, प्रॉक्सिमल हमारी लेंथ कितनी है, डिस्टल लेंथ कितनी है, ये सारी की सारी जो चीजें होती है ये हमें ब्रोंकोस्कोपी के अंदर पता चल जाती है। अब हम जब बात करते हैं ट्रीटमेंट की तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसका ट्रीटमेंट का जो ग्रेडिंग होता है दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितना जो ट्रेकिया ब्लॉक्ड है, और दूसरा फैक्टर जो मेजर और इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है कि क्या फेफड़ा वायबल है या नहीं है। अगर ये माइल्ड ब्लॉकेज है जिसके अंदर लगता है कि छोटा मोटा हो रखा है, उसके लिए मेडिकल थेरेपी जैसे ब्रोंकोडायलेटर है या स्टेरॉइड का यूज होता है, या आपको एक स्पेशल टाइप की फिजियोथेरेपी जिसको कराते हैं, उसकी वजह से ये ट्रीटमेंट शुरू में दिया जाता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, उससे मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं। इसके आगे का जो ट्रीटमेंट होता है वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा क्या करना है। जैसे कि हमें लगा कि माइल्ड टू सीवियर ब्रोंकियल स्टेनोसिस हो चुका है, अब उसमें हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि आगे का फेफड़ा हेल्दी है या नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रोंकोस्कोपी करके, और ब्रोंकोस्कोपी से हमें ये देखना है कि क्या इसको ब्रोंकोस्कोपी से उस ब्रोंकस को खोला जा सकता है। अगर हमने खोल लिया ब्रोंकोस्कोपी से या इसके अंदर क्रायो किया या डायलिटेशन करके और हमने खोला, और खोलने के बाद हमें लगता है कि आगे का फेफड़ा बिल्कुल हेल्दी है, तो हमें इसके लिए टाइम देना चाहिए। अगर पहली बार खोलने के बाद अगर दोबारा से ये ब्रोंकस बंद हो जाता है या ब्लॉक होने लगता है, इसलिए आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए, और जैसे ही आपका ये चीज ब्लॉक होने लगता है तो उससे पहले आपको डायलेट करा के और दोबारा से ये क्रायोथेरेपी या जो इलेक्ट्रोकॉटरी है इन सबसे डायलेट करके और रास्ता बिल्कुल नॉर्मल खुला होना चाहिए।
अब अगर दूसरी बार के बाद भी ब्लॉक होता है तो फिर हमें ये देखना है कि अब ये बार बार डायलिटेशन हमारे लिए ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि हमें परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। अब वो परमानेंट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? परमानेंट ट्रीटमेंट एक सर्जरी हो सकता है, जो आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा ट्रीटमेंट हमको परमानेंटली कैसे कैसे करना चाहिए। अब इन किसी भी सिचुएशन के अंदर जहां पे हमें लगता है कि सर्जरी एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, वहां पे स्टंट डालना हमारे लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि स्टंट डालने के बाद वो म्यूकोसा खराब हो जाती है और हम उसको ठीक से वापस जो है वो नॉर्मल से एनास्मोसिस नहीं कर पाते, तो सर्जरी उसके लिए उसके बाद जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमें मोटा मोटा अगर बात की जाए तो जिस भी पेशेंट के अंदर हेल्दी लंग है उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है ब्रोंकल डायलिटेशन, और ब्रोंकल डायलिटेशन करने के बाद हमें लगना चाहिए कि हम इसको फेफड़े को बचा सकते हैं। अगर ब्रोंकस के डायलिटेशन के बाद भी नहीं खुल रहा है और आगे का लंग अगर अनहेल्दी है तो उस सिचुएशन में सर्जिकल चॉइस जो है हमारे पास होती है, और वो सर्जरी करके हमें फेफड़े का हिस्सा निकालना पड़ सकता है। वो हो सकता है लोब हो या हो सकता है पूरा फेफड़ा ही इस साइड का निकालना पड़े। अब हम बात करते हैं कि जो डायग्राम मैं बता के आपको समझाना चाहता था कि किन सिचुएशंस के अंदर हमें किस किस टाइप की सर्जरी करके और इसके अंदर लंग को बचाना चाहिए, तो ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो ये हमारा मेन सांस का नली है, ये राइट मेन ब्रोंकस है और ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस है। आगे जाके ये लेफ्ट अपर लोब और लेफ्ट लोअर लोब में कन्वर्ट होता है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है सारी की सारी वो हमारी लेफ्ट साइड के अंदर आती है। पहली सिचुएशन ये है कि ये ब्रोंकस यहाँ से बंद हो गया और ये पूरा का पूरा ब्रोंकस जो है वो यहाँ तक बंद हो गया, लेकिन इसके आगे का ये दोनों अपर लोब और लोअर लोब बिल्कुल ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर सर्जरी क्या होगी कि आपने यहाँ से काट के निकाल दिया, यहाँ से काट के निकाल दिया और इस वाले हिस्से इन दोनों को जोड़ वहां ले जाके जोड़ दिया। तो अब नया जोड़ कैसा बनेगा? नया जोड़ ऐसा होगा कि जिसके अंदर हमारे पास राइट साइड के अंदर तो ये है और लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे ये सीधे यहीं से लेफ्ट अपर लोब और लोअर लोब हमने इसको फेफड़े को बचा लिया है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये हमारा बिल्कुल जो ओपनिंग होगा, ये हमने खराब हिस्से को निकाल दिया और सही हिस्से को इसके साथ जोड़ दिया। ये हो गई एक सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन ये हो गई कि ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक खराब है और आपका अपर लोब ब्रोंकस भी खराब हो गया है। अब हमारे पास क्या बचा है? ये वाला हिस्सा हेल्दी बचा हुआ, तो हम इसको यहाँ से काटेंगे, हम इसको यहाँ से काटेंगे और हम इसको यहाँ से ऐसे हम इसको जोड़ के बना सकते हैं, जो कि ये हमारा मेन ट्रेकिया और ये राइट साइड हो गया और लेफ्ट साइड के अंदर सिर्फ एक लेफ्ट लोअर लोब ब्रोंकस रह गया। अब इस सिचुएशन में भी हमने पूरा लंग नहीं निकाला क्योंकि ये लोअर लोब बचा हुआ होगा जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये लोब भी बिल्कुल, ये वाला भी बिल्कुल खराब हो गया है, तो फिर इस सिचुएशन में हमें यहाँ से काट के और ब्रोंकस निकाल पूरा का पूरा लेफ्ट साइड का लंग पूरा निकालना पड़ेगा। लेकिन ये सिचुएशन अगर हमने टाइम रहते हुए हमें पता चल गया कि सिर्फ ब्लॉकेज यहीं पे है या इसके साथ यहाँ पे या इसके और इसके साथ यहीं पे अपर लोब फ्री है, तो इसको अपर लोब को वहां ले जाके जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम फेफड़े को बचा सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए हमें टाइमली जब भी ये ट्रीटमेंट पार्ट पूरा होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर हो रहा है और उसको सही टाइम पे हम करेंगे तो इनके नतीजे जो है वो बिल्कुल अच्छे होते हैं और आप अपने बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ फेफड़े के साथ रह सकते हो। धन्यवाद।